नमस्कार दोस्तों, मैं मोर कुमार। आज करंट अफेयर सेक्शन में हम एक ऐसे विषय को लाए हैं जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। अभी आप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा राज्यसभा से पास किया गया और इसे राष्ट्रपति के द्वारा भी अनुमति दे दी गई है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, इसमें क्या प्रावधान है और क्यों ये विवादित है। क्या यह संघवाद के विरुद्ध है या संघवाद के क्षेत्र में है, या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में है, या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में है। तो शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो काइंडली इसे कीजिए। अभी आप पेपर में पढ़े होंगे कि राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाने के संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लागू कर दिया गया है। और इसके अब आगे प्रावधान क्या है, इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम में प्रावधान है कि यह अधिनियम वर्ष 1991 जो 69वां संशोधन था 1991 का, कि अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करता है। इसके तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का आशय उपराज्यपाल से होगा। याद होगा, जब पिछली बार सरकार यानी कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों में विवाद हुआ था, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह संशोधन किया गया है। यह अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधीन, यहाँ पे ये वर्ड है विवेकाधीन, यानी कि उपराज्यपाल एम्पावर्ड नहीं है, उसके विवेक पे है। जैसे गवर्नर को या राष्ट्रपति को अपने विवेक पे कुछ काम करने होते हैं, खासकर तब जब 356 का इस्तेमाल होता है। तो उपराज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार देता है कि जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल अथवा दिल्ली का मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को अपनी राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। यानी कि जब दिल्ली की विधानसभा कोई भी बिल पास कर देगी तो उपराज्यपाल को से उस पर राय लेना सुनिश्चित किया जाएगा। और समस्या यह है कि उपराज्यपाल कितना दिन में राय देंगे यह तय नहीं है। तो वहाँ पे वीटो पावर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित ही नहीं है। यह विधानसभा या उसकी समितियों की दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों को उठाने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए नियम बनाने से रोकता है। तो इसकी आलोचना क्यों की जा रही है। इस नए संशोधन से दिल्ली सरकार की कार्य क्षमता प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अब किसी तत्काल कार्रवाई के समय भी उपराज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य होगा और उपराज्यपाल राज्य सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। तो आलोचक कहते हैं कि उपराज्यपाल सरकार के प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने हेतु इन शक्तियों का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग कर सकता है और यह संघवाद की भावना के विरुद्ध है। और ये संघवाद उसी संघवाद के बारे में बात हो रही है जिसको आप प्रस्तावना में या अन्य जगहों पे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार इस आलोचना के पक्ष में क्या बात कह रही है कि यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2018 के निर्णय के अनुरूप है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देना और रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित तकनीकी अस्पष्टताओं को दूर करना है। इससे दिल्ली की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित हो सकेंगे। अगला प्रश्न, इस पे एक पॉइंट और है कि दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन 1991 था वो क्या था। वर्ष 1991 विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रिपरिषद से संबंधित संविधान के प्रावधानों के पूरक के रूप में लागू किया गया था। इस अधिनियम ने दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार की गठन की प्रक्रिया को सक्षम किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में वर्ष 1991 में अधिनियम की सराहना करते हुए कहा था कि 69वां अधिनियम वास्तविक उद्देश्य एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि सरकार का गठन सुनिश्चित करता है, जिससे आम लोगों को प्रदेश से संबंधित कानूनों पर अपनी राय देने का अधिकार हो। हालांकि यह संपूर्ण प्रक्रिया संविधान के निर्धारित नियमों के अधिक होगी, अधिक मतलब नियम के अधीन ही होगा। तो 69th अमेंडमेंट क्या है, जो 1992 से लागू है और पहला मुख्यमंत्री भी उसी समय बने थे। इस संशोधन के द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़े गए, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा 1987 में इसी संशोधन से पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई थी
और वो समिति अपनी ये रिपोर्ट दी थी कि सरकार को इस प्रकार से काम करना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश को विधानसभा और मंत्रिमंडल की शक्ति दे दी जाए ताकि दिल्ली का विकास सही तरीके से हो सके। बहरहाल अनुच्छेद 239A के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया, जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई, जो पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यानी कि दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस, वहाँ की भूमि और लोक व्यवस्था यानी PWG जो जनरल वहाँ का व्यवस्था है वो नहीं है। उसके अलावा दिल्ली सरकार के पास राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो 3 विषय दिल्ली सरकार के पास नहीं दिया गया। आगे, यह दिल्ली के लिए एक मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान करता है, जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। और 239A भी कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 239AA के किसी भी प्रावधान या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 356 जैसा नहीं है, यानी कि बिना 356 का उपयोग किए हुए दिल्ली के बनाए हुए किसी भी कानून को केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से कैंसिल कर सकता है और इस पर दिल्ली सरकार कुछ नहीं करेगी। तो टकराव के मुख्य बिंदु क्या है कि दिल्ली की सत्ता के बंटवारे को लेकर कई वर्षों तक मुख्यमंत्री और उपराज्य के बीच तनातनी बनी हुई थी। ये विशेषकर तब से हुआ है जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है और उसी समय से बीजेपी की भी सरकार केंद्र में आई है। इन टकरावों का केंद्र बिंदु यह था कि किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर उपराज्यपाल द्वारा संबंधित मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था और लंबित मामले की स्थिति में उपराज्यपाल को अपने विवेक के मुताबिक उस पर कार्रवाई करने का अधिकार था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य यानी 2018 जो दिल्ली सरकार जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार अपने निर्णयों पर उपराज्यपाल की सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों पक्षों के बीच किसी भी मतभेद को प्रतिनिधि सरकार और सहकारी संघवाद की संवैधानिकता प्रधानता को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए। इस निर्णय ने उपराज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के पास किसी मामले को भेजना बेहद कठिन बना दिया था। अब इन्हीं मामलों को खासकर ये जो केंद्र सरकार दिल्ली पे किसी भी तरीके से अपना शासन करने का जो तरीका है उसे बनाने के लिए ये संशोधन विधेयक लाई है और इस पे अब राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। और ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो दृष्टि IAS के वेबसाइट से लिया गया है। तो आप चाहें तो दृष्टि IAS के वेबसाइट पे करंट अफेयर्स के लिए विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।